वेलकम टू माय चैनल। कहानियां कुछ सच्ची कुछ अच्छी। कारागार में अमानवीय यातना। अकेले जापान में ही 20,000 सैनिक आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे, जिनमें 6,000 आज तक भारत नहीं पहुंचे और अंग्रेज कहते हैं कि बस 1,000 ही लापता हुए। पता नहीं कितने सैनिकों को किस कारागार में अमानवीय यातनाएं देने के लिए मेरी ही तरह छिपा कर रखा गया। जब मैं कोलकाता में बंदी थी तो एक दिन मुझे और आजाद हिंद फौज के मेरे साथियों को मुक्त कराने के लिए पूरे शहर में जगह जगह सभाएं हुई। दूसरे दिन तो समस्त कलकत्ते में जबरदस्त हड़ताल हुई। हिंदू मुस्लिम सबकी दुकानें बंद रही। शहर भर में उत्तेजना का जोर रहा। कलकत्ता के इतिहास में इतना भीषण विरोध पहली बार देखने को मिला था। ट्राम, बस, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी सब बंद था। यहाँ तक कि साइकिल भी नहीं चलती दिखाई दी। दूसरे दिन कई स्थानों पर गोलियां चली और ब्रिटिश सेना की बहुत सी लारियां जला दी गई। पुलिस जिधर निकलती उधर ही उन्हें छात्रों का जुलूस निकालता दिखाई पड़ता। दिल्ली चलो और आजाद सेना को छोड़ दो के नारे कानों में गूंज उठे। पुलिस ने सख्ती की और गोलीबारी कर दी, जिसमें 40 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 500 घायल हुए। कलकत्ता की इस घटना की देश भर में प्रतिक्रिया हुई। जगह जगह हड़तालें हुई और बंबई में भी छात्रों पर गोलियां चलाई गई। इसकी एक प्रतिक्रिया यह भी हुई कि मुझ जैसे अतिकृष्ण वर्ग के बंदियों को बिना मुकदमा चलाए ही सजाएं सुनाई दी गई। हमारी वर्दियां छीन ली गई। बैजों और तमगे वर्दियों से उखाड़कर पैरों से कुचले गए और बंदियों को विभिन्न बंदी गृहों में भेज दिया गया। मैं जब कोलकाता जेल में थी तो मेरे बदन पर आईने की वर्दी नहीं थी तो बेश कहा होते, जिनसे मुझे बेहद प्यार था। अब तो मैं कैदी थी, इसलिए हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियां थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात तक के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई, कंबल आदि का नाम भी सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि क्या इसी प्रकार की स्वतंत्रता घेरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में मिलेगी कि अभी से ओढ़ने अथवा बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर ही लौट गई लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कमलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कमलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की साकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितने पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझे कहा था। बंधन में हूँ तुम्हारे, कर भी क्या कर सकती हूँ? फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया था, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता देगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ है। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, मैंने जवाब दिया। सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा है। झूठ बोलती हो तुम कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए, जेलर ने कहा। हाँ, नेताजी जिंदा है। तो कहाँ है? मेरे दिल में जिंदा है वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया था और बोले, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लुहार की ओर संकेत किया। लुहार ने एक बड़ा सा जंबुड़ औजार जैसा फुलवारी में इधर उधर बड़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उस ब्रेस्ट स्ट्रिपर को उठा लिया और मेरे दाएं उरोज को उसमें दबाकर काटने चला।
लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूठा था और उरेजो स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जमान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटा नुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उबार पूरी तरह उखड़ जाते हैं।